हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और आज अपने इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे 6 और 7 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई, साथ साथ दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में रहे हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक साथ समाहित संकलित करके ये यहाँ पर देखा जाए डेली शाम को 7:30 बजे इस वीडियो को प्रेजेंट किया जाता है। इस वीडियो के साथ साथ आपको पूरा मासिक पैकेज मिल जाता है, जिस मासिक पैकेज में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा करंट अफेयर का पैकेज है इसको मासिक पैकेज के रूप में डिज़ाइन करके रखा गया और ये देखा जाए तो आई थिंक यूट्यूब पे सबसे सस्ता मासिक पैकेज है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलता है? प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो क्लास मिल जाती है, ठीक है, वीडियो मिल जाता है। डेली आपको देखा जाए जो क्लास पीपीटी होती है इसको शेयर किया जाता है प्रतिदिन। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो पीडीएफ होती है, प्रिंटेबल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है प्रतिदिन का, ठीक है। और डेली 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन ऐप पर, ठीक है, टेस्ट भी होता है। ये तो हो गया जो हम आपको दैनिक प्रोवाइड करते हैं। मासिक तौर पर हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम दैनिक रूप से आपको प्रोवाइड करते हैं। मासिक रूप से क्या प्रोवाइड किया जाता है आपको देखा जाए हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो कंप्लीट पीडीएफ होती है, कंप्लीट प्रिंटेबल पीडीएफ, ये प्रिंटेबल पीडीएफ देखा जाए तो लगभग 50 से 55 पेज के होते हैं। इनको आप आसानी से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। 25 पन्ने की होगी और उसमें पूरे महीने के जो करंट अफेयर होते हैं उनको आप एक साथ पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले आप करंट अफेयर के पेज पलटते रहिए, आपका पूरा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। सब कुछ समराइज तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर महीने के एंड में देखा जाए 100 एमसीक्यू का टेस्ट होता है। ये ऑनलाइन होता है और ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ होता है। आप अपने पूरे महीने के जो बेस्ट 100 क्वेश्चन होते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। साथ ही साथ जो यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल प्लस बिहार स्पेशल, ये जो मासिक करंट अफेयर होते हैं उनकी पीडीएफ भी आपको इसी में प्रोवाइड कर दिया जाता है। और ये पूरा जो पैकेज है, इस पैकेज को डिज़ाइन करके रखा गया है। इस पैकेज के साथ साथ एक पॉइंट ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अब पैकेज है तो जाहिर सी बात है आप सोच रहे होंगे इसका मूल्य कितना है। इसका मूल्य सिर्फ और सिर्फ निर्धारित किया गया है 25 रुपये, ठीक है। 25 रुपये में आप इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं और 25 रुपये भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप मेरा बताया हुआ तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो इस वीडियो के पिन कमेंट में जाना, उस पिन कमेंट पर क्लिक करना, आप हमारे वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। और वेबसाइट पर जब आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कॉइन का, ठीक है। आपने घटना चक्र की किताबें परचेज कर रखी होंगी। किताब के ऊपर क्यूआर कोड दिया होता है जहां लिखा होता है कि कैशबैक प्राप्त करें, 50 रुपये वापस कैशबैक प्राप्त करें। एक क्यूआर कोड होता है, उसको आप स्कैन कर लीजिएगा, आपके वॉलेट में कुछ कॉइन ऐड हो जाएंगे। उस कॉइन को यहाँ पर अप्लाई कर देना और ये मूल्य घटकर कितना हो जाएगा, ये मूल्य घटकर हो जाएगा 18.75 रुपये। यानी कि आपके 2 कप चाय के मूल्य से भी कम, ठीक है। 2 कप चाय के मूल्य से भी कम में आप पूरे महीने का जो करंट अफेयर है उसका पूरा पैकेज, ठीक है, प्राप्त कर लेंगे और करंट अफेयर की तैयारी 100% अच्छे तरीके से कर लेंगे। सिर्फ आपको करना इतना है कि इस वीडियो के पिन कमेंट में जाना, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना और फिर आप हमारे पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहली खबर क्या है, डेविड बेकहम का नाम आपने सुना होगा, महत्वपूर्ण फुटबॉलर है, इंपॉर्टेंट नाम है इनका। इनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। चर्चा कर लेते हैं। इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉल कप्तान डेविड बेकहम को किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की है। वे अब औपचारिक रूप से सर डेविड बेकहम के नाम से जाने जाएंगे। यह सम्मान उन्हें फुटबॉल और समाज सेवा में योगदान के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए आगे चर्चा करते हैं। सीबीएसई का सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स सम्मेलन। अब ये जो सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स सम्मेलन है ये सीबीएसई का है और देखा जाए इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रेट किया गया है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने पहली बार अपना सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया है। यह आयोजन कहां पर हुआ था, दुबई में इसका आयोजन किया गया था। सीबीएसई के द्वारा दुबई में जो सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स सम्मेलन है इसका आयोजन दुबई में किया गया था और यह पहली बार है कि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था विश्व भर में जो सीबीएसई स्कूल हैं, ठीक है, इनके बीच आपसी साझेदारी को बढ़ावा देना। विश्व भर के जो सीबीएसई स्कूल थे उनके बीच आपसी साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुबई में किया गया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है कहां पर किया गया था, ये महत्वपूर्ण है। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, और ना सिर्फ इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहां पर खुला है? इंपॉर्टेंट है। मिस्र में गीजा के पिरामिडों के पास दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, ठीक है, ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम आम जनता के लिए खोल दिया गया है। पहली बार बॉय किंग तूतनखामेन, ठीक है, बॉय किंग थे तूतनखामेन, इनकी कब्र पूरी तरह जनता के लिए प्रदर्शित की गई है, ठीक है। जो तूतनखामेन थे 9 साल की उम्र में राजा बने थे और 18 से 19 साल की आयु में इनका निधन हो गया था, और उन्हीं की यहाँ पर कब्र है, और वहीं पर देखा जाए उनका म्यूजियम बना हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जो बना है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, कहां पर बना है? मिस्र में बना है, महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, पेरिस मास्टर्स खिताब के विजेता कौन बने हैं? पेरिस मास्टर्स खिताब के विजेता चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं, नाम क्या है? जैनिक सिनर, ठीक है। जैनिक सिनर जो है ये पेरिस मास्टर्स का खिताब जीतकर दोबारा एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली है इन्होंने, ठीक है। वर्तमान में देखा जाए जो एटीपी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 कौन है? जैनिक सिनर है। इन्होंने कार्लोस अल्कराज को पीछे छोड़ दिया है। चर्चा कर ले, उन्होंने फाइनल में फेलिक्स ओगर ओलियासिम को पराजित किया था। जैनिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। यानी कि एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 जो बने हैं जैनिक सिनर, इन्होंने किसको पराजित कर पीछे, मतलब किसको पीछे छोड़ दिया है? जैनिक सिनर को पीछे, मतलब कार्लोस अल्कराज को पीछे छोड़ दिया है। और ये जो पेरिस मास्टर्स का खिताब हुआ था, इस पेरिस मास्टर्स के खिताब में किसको पराजित किया था? तो ये नाम याद रखिएगा, फेलिक्स ओगर ओलियासिम को पराजित किया था, ठीक है। चलिए, भारत की 94वीं रामसर साइट कौन बन गई है? मैंने आपको बताया था, कल के वीडियो में पढ़ाया था इस बात को, यहां पर देख लिया जाए, दोबारा से रिपीट कर लेंगे। भारत के कटिहार जिले में, ठीक है, बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील जो है नवंबर 2025 में भारत की 94वीं रामसर साइट इसको घोषित किया गया है। यह झील गंगा और महानंदा नदियों के बीच में अवस्थित ऑक्सबो लेक है। इंपॉर्टेंट यही है, ये गंगा और महानंदा नदियों के बीच अवस्थित ऑक्सबो लेक है, ठीक है, गोखुर झील है। अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में इसको मान्यता मिली है। और वर्तमान में देखा जाए कितने रामसर साइट हो गई हैं? 94। एक सवाल आपसे ये है, क्वेश्चन है आपसे कि वर्तमान में बिहार में कितनी है? वर्तमान में बिहार में कितनी रामसर साइट है? ठीक, रामसर साइट है। और जो 72वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है सवाल। चलिए, यहां पर देखा जाए ये बिहार की पहली सामुदायिक प्रबंधित आर्द्रभूमि भी बन गई है। ठीक, बिहार की पहली समुदाय प्रबंधित आर्द्रभूमि परीक्षा में आपसे पूछे कौन सी है? तो गोगाबिल झील है, ठीक है। गोगाबिल झील जो है ये बिहार की पहली समुदाय प्रबंधित आर्द्रभूमि है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। किरण देसाई का बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। किरण देसाई की पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तक किरण देसाई की पुस्तक बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। चलिए चर्चा कर लेते हैं। भारतीय लेखिका है किरण देसाई। इनके नए उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी 2025 के बुकर प्राइज के लिए इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह 2006 में उनके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर प्राइज जीतने के बाद 19 सालों में उनका पहला उपन्यास है जो बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी पुस्तक के राइटर कौन? किरण देसाई है। और देखा जाए तो 2006 में इनकी किताब आई थी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसको बुकर प्राइज 2006 में प्रदान किया गया था। और 19 सालों के बाद देखा जाए दूसरी किताब किरण देसाई की है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, इसको 2025 का जो बुकर प्राइज प्रदान किया जाएगा उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है। 2024 में जो बुकर प्राइज दिया गया था हार्ट-लैम को, ठीक है, हार्ट-लैम को, सवाल पूछ लिया था यूपीपीसीएस 2025 में। कैसा पूछा था आपसे सवाल? यही पूछा था किसको प्रदान किया गया, वहां पर दोनों नाम दे दिया गया था। जो मूल लेखक थी, ठीक, बानू उस्ताक, और साथ ही साथ जो ट्रांसलेट किया था दीपा भिस्ती, ठीक है, इनका भी नाम दे दिया था। आयोग ने दोनों को सही माना था, ठीक है। तो हार्ट-लैम और हार्ट-लैम के लिए बानू उस्ताक हार्ट-लैम लिखी थी, अनुवाद किसने किया था? अनुवादक थी दीपा भिस्ती। चलिए, और यहाँ पर जो किरण देसाई हैं उनकी किताब कौन सी है जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया? उस किताब का नाम आपको याद रखना है, ठीक है।
ये किताब प्रेम और अकेलेपन की कहानियों को दर्शाती है और इसे न्यूयॉर्क व भारत में रहने वाले दो युवाओं के जीवन के संघर्षों के माध्यम से दिखाया गया है, सोनिया और सनी। चलिए आगे चर्चा करते हैं। स्वीडन दुनिया का पहला पूरी तरह कैशलेस देश बन गया है। स्वीडन जो है ये दुनिया का पूरी तरह कैशलेस देश बना है। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि दुनिया का पूरी तरह कैशलेस देश कौन सा है, तो वो स्वीडन है। स्वीडन आधिकारिक रूप से देखा जाए 2025 में दुनिया का पहला पूरी तरह कैशलेस यानी कि बिना नकद वाला देश बन गया है, जहां लगभग सभी लेन देन मोबाइल ऐप्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन आधारित भुगतान के माध्यम से किए जाते हैं। यहां पर चर्चा करें, 2012 में लॉन्च हुई मोबाइल पेमेंट ऐप स्विस ने रियल टाइम पैसे के लेन देन को बेहद आसान बना दिया था। जैसे भारत में आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही स्वीडन में स्विस ऐप काम करता है। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है और वहां पर 2012 में इसको लॉन्च किया गया था। देखा जाए अब अधिकांश स्वीडिश नागरिक स्विस और बैंक आईडी जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, जबकि कैफे, दुकान और यहां तक कि जो चर्च है वहां पर भी नगद स्वीकार नहीं किए जाते हैं। चर्च में जब आप जाते हैं तो वहां भी नगद स्वीकार नहीं किया जाता है। जैसे अब भविष्य में मंदिरों में यूपीआई अगर आ जाए और कहते हैं हम नगद नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप यूपीआई से लेन देन, जो आपको दान देना है यूपीआई से करिए, ठीक है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जो कुछ भी होता है तो वहां पर देखा जाए सारी जगह अगर यूपीआई ही हो जाए तो भारत भी देखा जाए तो यूपीआई वाला देश बन जाएगा, पूरी तरीके से यूपीआई वाला देश बन जाएगा। अभी कौन बन गया है? स्वीडन बन गया दुनिया का पहला देश जो पूरी तरह कैशलेस है। चलिए, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक जो रिक्स बैंक है, केंद्रीय बैंक रिक्स बैंक, डिजिटल करेंसी ई क्रोना पायलट प्रोग्राम के रूप में स्टार्ट किया है। ई क्रोना, देखा जाए क्रोना जो है ये वहां की मुद्रा है जो स्वीडन है, ठीक है, ई क्रोना। और बैंक का नाम क्या है? रिक्स बैंक, स्वीडिश रिक्स बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित नगद उपयोग अभी भी हो रहा है, लेकिन स्वीडन का यह कदम वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के एक ऐतिहासिक बदलाव और भविष्य में वित्तीय प्रणाली की मिसाल बन गया है। चलिए आगे चर्चा करते हैं ऑपरेशन छत्रु के बारे में। ऑपरेशन छत्रु, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन छत्रु चलाया जा रहा है, चर्चा कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में पड़ता है ये छत्रु, ठीक है, और यहीं पर ऑपरेशन छत्रु के तहत सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में भीषण मुठभेड़ जारी है। विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र की घेराबंदी की गई, जहां पर 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका थी। ड्रोन और थर्मल इमेजिंग की निगरानी जारी है। यह अभियान क्षेत्र में शांति बहाली तथा आतंकवाद का उन्मूलन करने के लिए जारी रहेगा, ठीक है। आतंकवाद का जब तक उन्मूलन नहीं हो जाता क्षेत्र में, तब तक इस ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि ऑपरेशन छत्रु का संबंध किससे है, तो यहां पर देखा जाए आतंकवाद के उन्मूलन से है। कहां पर इसको चलाया गया? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चलाया गया, और यहीं पर एक क्षेत्र पड़ता है, दूरस्थ क्षेत्र है छत्रु, और वहीं पर इसको चलाया गया था। चलिए आगे चर्चा करते हैं। श्री श्री रविशंकर को मिला विश्व शांति और सुरक्षा के लिए विश्व नेता पुरस्कार 2025, ठीक है, विश्व शांति और सुरक्षा के लिए विश्व नेता पुरस्कार, ठीक है, वर्ल्ड लीडर अवार्ड, वर्ल्ड लीडर अवार्ड आप कहेंगे इसको। विश्व शांति और सुरक्षा के लिए वर्ल्ड लीडर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? श्री श्री रविशंकर को दिया गया है, ठीक है। चर्चा कर लेते हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा विश्व शांति और मानवीय नेतृत्व में उनके असाधारण योगदान के लिए विश्व शांति और सुरक्षा के लिए वर्ल्ड लीडर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, किसको प्रदान किया गया? श्री श्री रविशंकर को प्रदान किया गया है। चर्चा कर ले, उन्होंने कोलंबिया, इराक, श्रीलंका, म्यांमार, वेनेजुएला, कश्मीर जैसे क्षेत्रों में संघर्ष समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी संस्था द आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर, ठीक है, द आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर कौन है? परीक्षा में आपसे पूछा भी जा चुका है, ये पीवाईक्यू में आया हुआ है, ठीक। श्री श्री रविशंकर इसके फाउंडर है, द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के, जो 180 देशों में वर्तमान में सक्रिय है। शिक्षा, पर्यावरण और वैश्विक शांति के क्षेत्र में निरंतर योगदान दे रही है संस्था, ठीक है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। वर्ष 2025 का राज्योत्सव पुरस्कार, जो वर्ष 2025 के लिए राज्योत्सव पुरस्कार दिया गया है, ये किसको दिया गया है? यहां पर चर्चा कर लेते हैं। कर्नाटक के वरिष्ठ पुरातत्वविद और धारवाड़ के निवासी हैं प्रोफेसर रविंद्र कसिरो सेट्टार, ठीक है, प्रोफेसर रविंद्र कोरी सेट्टार, इनको वर्ष 2025 का राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें उनके 4 दशक से अधिक के विशिष्ट अनुसंधान कार्य, शैक्षिक योगदान और भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन में वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रदान किया गया है। अगली खबर क्या है? इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित सवाल है। यहां पर देखा जाए जो कैंसर जागरूकता दिवस है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। तो हर साल 7 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन कैंसर के रोकथाम, समय पर पहचान और इलाज के महत्व को रेखांकित करता है। यहाँ पर चर्चा करें, इस दिवस का उद्देश्य क्या है? इस दिवस का उद्देश्य आमजन को
इस गंभीर रोग के प्रति जागरूक करना, जिससे समय रहते हस्तक्षेप संभव हो सके। यह दिन विज्ञान जगत में महान हस्ती मैरी क्यूरी की याद में मनाया जाता है, जिनके रेडियोधर्मिता पर शोध ने कैंसर उपचार के रास्ते खोले थे। और इसी वजह से देखा जाए, हर साल 7 नवंबर का जो दिन होता है, इसको राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। एक महत्वपूर्ण अवार्ड, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025। ठीक है, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 के तीसरे संस्करण के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के मटेरियल्स इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर साई गौतम गोपालकृष्णन को विजेता के रूप में घोषित किया गया है। ठीक, एग्जाम में आपसे पूछेगा मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 के विजेता कौन? प्रोफेसर साई गौतम गोपालकृष्णन। ठीक है, और ये कहां पर प्रोफेसर है? जो IISc बेंगलुरु है, वहीं पर मटेरियल्स इंजीनियरिंग विभाग जो है सहायक प्रोफेसर के तौर पर तैनात है। चर्चा कर ले, उन्हें कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार गोवा सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और इसमें 5 लाख की नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यह सम्मान दिसंबर 2025 में मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव के दौरान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इस पुरस्कार का उद्देश्य युवाओं में वैज्ञानिक नवाचार के प्रति रुचि बढ़ाना और भारत की तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करना है। अगली खबर देखें, भारत ने जारी किया AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क 2025। चर्चा कर लेते हैं। भारत ने AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क 2025 जारी किया है, जो जिम्मेदार AI नियमन का व्यापक रोडमैप है। ठीक है, भारत ने AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क 2025 जारी किया है, जो जिम्मेदार AI नियमन का व्यापक रोडमैप है। यह मौजूदा कानून जो IT एक्ट, डेटा प्रोटेक्शन के उपयोग को मजबूत करता है, इंटरमीडिएटरी नियमों और नई AI तकनीकों के अनुरूप अपडेट करने की बात भी करता है। ठीक है, फ्रेमवर्क में AI नीति समन्वय एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव है, जो मंत्रालयों में नीति विनियमन और सुरक्षा का समन्वय भी करेगी। चलिए आगे चर्चा करते हैं। साथ ही साथ जोखिम निगरानी, कानून जवाबदेही, AI संबंधित कानूनों के निरंतर समीक्षा को प्राथमिकता प्रदान की गई है, ताकि भारत जिम्मेदार और नवाचार प्रेरित AI गवर्नेंस की वैश्विक अग्रणी बन सके। चलिए अगली खबर पर चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है, गूगल ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट सनकैचर। प्रोजेक्ट सनकैचर का संबंध किससे? एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे कि प्रोजेक्ट सनकैचर का संबंध किससे है, तो इसका संबंध गूगल से है। यहां पर देखा जाए, गूगल ने प्रोजेक्ट सनकैचर घोषित किया है, जिसके तहत होगा क्या कि भारत की कक्षा में सौर ऊर्जा चलित AI डाटा सेंटर बनाए जाएंगे। यहां पर देखा जाए, ये स्पेस नेटवर्क जमीनी डेटा सेंटरों की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक ऊर्जा उपलब्ध करा सकता है, जिससे जल, भूमि, ग्रिड, बिजली पर दबाव घटेगा। मुख्य तकनीकी चुनौतियां हीट मैनेजमेंट, विकिरण से सुरक्षा और हाई ब्रैंडविड्थ लो लेटेंसी उपग्रह संचालित किए जाएंगे। यहां पर गूगल प्लैनेट लैब्स के साथ मिलकर 2027 तक 2 प्रोटोटाइप उपग्रह लॉन्च करने की योजना में है। यह सतत अंतरिक्ष आधारित AI कंप्यूटिंग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, अगली खबर पर चर्चा कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका को फोर्टिफाइड राइस कर्नेल का निर्यात किया गया है। कोस्टा रिका फोर्टिफाइड कर्नेल राइस का निर्यात किया गया है। यहां पर चर्चा कर लेते हैं। फोर्टिफाइड राइस है कर्नेल। ठीक है, कर्नेल को चावल के आटे में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 मिलाकर तैयार किया जाता है। जो ये कर्नेल मतलब फोर्टिफाइड राइस कर्नेल है, इसको देखा जाए कैसे तैयार किया जाता है। तो चावल के आटे में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 मिलाकर तैयार किया जाता है, जिससे इसकी पौष्टिकता और बढ़ जाती है। ठीक है, और यहां पर देखा जाए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास संगठन यानी कि एपिडा ने छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका को 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल FRK का पहला निर्यात सुगम बनाया है, जो भारत के पोषण अभियान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चर्चा कर लेते हैं। ये पहल जो है कुपोषण मुक्त भारत और पोषण अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप है। यह निर्यात छत्तीसगढ़ की वैश्विक पहचान को मजबूत करते हुए किसानों और निर्यातकों को बेहतर अवसर प्रदान करेगा तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्रोत्साहित भी करेगा, जिससे भारत के जो निर्यात हैं, खाद्य निर्यात, उनको और बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर जो खाद्य निर्यात है, उनको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। जैसे अभी देखा जाए, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था इंडी लाइम के बारे में। ठीक है, इंडी लाइम, अब इंडी लाइम का निर्यात किया गया था, वो किस देश को किया गया था? तो इंडी लाइम का निर्यात जो किया गया था, ये ब्रिटेन को किया गया था। और उसी प्रकार जो ये 40 यहाँ पर फोर्टिफाइड राइस कर्नेल है, इसका निर्यात किसको किया गया है? कोस्टा रिका को किया गया। तो ये पॉइंट आपको याद, मिलान करने के लिए आपको ऐसे ही आएगा। एक तरफ खाद्य उत्पाद दे देगा, ठीक है,
जैसे काला नमक चावल का सिंगापुर को निर्यात किया गया था, ठीक उसी प्रकार से एक तरफ खाद्य निर्यात का और दूसरी तरफ किस देश को निर्यात किया गया उसका लिस्ट दे देगा और कह देगा सुमेलित करिए, सूची 1 को सूची बी से सुमेलित करिए। यूपीपीसीएस ऐसे ही सवाल पूछ रहा है अब, ठीक है। तो ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए आपको इतना याद रखना होगा कि फोर्टिफाइड राइस कर्नेल को कोस्टा रिका को निर्यात किया गया, किस राज्य का है, तो छत्तीसगढ़ का है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। भारत यूके ने लॉन्च किया विज्ञान और प्रौद्योगिकी साझेदारी डैशबोर्ड। चर्चा कर लेते हैं क्या पॉइंट है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत यूके साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप डैशबोर्ड का पायलट संस्करण संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। यह डैशबोर्ड 2018 में शुरू हुई 143 द्विपक्षीय परियोजनाओं को ट्रैक करता है, जिनमें फंडिंग, भागीदारी और साइंस तथा इनोवेशन काउंसिल के लक्ष्यों के साथ संरेखण से जुड़ी जानकारियां शामिल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहां पर क्या हो जाता है, ये परियोजना के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से भी जोड़ता है। सहयोग को मजबूत करने के लिए बनाया गया यह डिजिटल उपकरण नीति निर्माण, पेटेंट और स्टार्टअप जैसे परिणामों के विश्लेषण में सहायक होगा, जो भारत यूके अनुसंधान और नवाचार कॉरिडोर को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। अब ये जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है, इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में स्थापित किया गया था, ताकि सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के खतरे के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके और लोगों को तैयारी के महत्व के बारे में बताया जा सके। वर्ष 2025 का थीम क्या है, बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन प्रिपेयर्डनेस, ये इसका थीम है। यही थीम आपको याद रखना है, बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन प्रिपेयर्डनेस। ये इस बार का जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है उसका थीम है। और यहां पर देखा जाए, सुनामी के प्रति सजग रहें, तैयारी में निवेश करें। यह संदेश देता है कि आपदा जोखिम को कम करने के लिए जल्द चेतावनी प्रणाली, सामुदायिक प्रशिक्षण और शिक्षा तथा तटीय संरचनाओं को मजबूत बनाना आवश्यक है। ठीक है, विश्व की पहली थोरियम से यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता मिली है। पहली थोरियम से यूरेनियम ईंधन में रूपांतरण देखा जाए तो थोरियम भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। केरल के जो तट हैं वहां पर उनके बालू में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो थोरियम है, थोरियम से यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता मिली है। तो भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत में थोरियम ज्यादा पाया जाता है, तो उससे हम यूरेनियम को देखा जाए इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। चीन ने सक्रिय थोरियम मोल्टान सॉल्ट रिएक्टर से विश्व की पहली थोरियम से यूरेनियम ईंधन सफल रूपांतरण प्राप्त की है, जिसकी घोषणा संघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स के द्वारा की गई है। इस उपलब्धि के तहत थोरियम 232 को फिसाइल यूरेनियम 233 से इसमें परिवर्तित किया गया, जो स्वच्छ और सुरक्षित परमाणु ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम है। यूरेनियम से 3 गुना अधिक प्रचुर थोरियम अधिक दक्षता और कम अपशिष्ट सुनिश्चित करता है। चीन 2035 तक 100 मेगावाट डेमो रिएक्टर बनाने की योजना भी बना रहा है साथ ही साथ। ठीक है, और अगली खबर देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण। इंडिया नेवी में शामिल हुआ इच्छक युद्धपोत। जो ये इच्छक युद्धपोत है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो इंडियन नेवी उसमें शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना में 6 नवंबर 2025 को SVL इच्छक को नौसैनिक अड्डा कोच्चि में औपचारिक रूप से शामिल किया गया, जो भारत की समुद्री और हाइड्रोग्राफिक क्षमताओं को एक बड़ा कदम यहां पर साबित होगा। अगली खबर क्या है, पारादीप फास्फेट ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, चर्चा कर लेते हैं। भारतीय क्रिकेटर और महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखा जाए तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो राहुल द्रविड़ को बनाया है। और ये घोषणा 5 नवंबर 2025 को की गई, जिसके तहत कंपनी और द्रविड़ मिलकर देश भर में सतत कृषि, जो सस्टेनेबल फार्मिंग है, संतुलित उर्वरक उपयोग और किसान शिक्षा को बढ़ावा देंगे। ठीक है, चलिए अंतिम खबर क्या है आज की महत्वपूर्ण और अंतिम खबर, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वां वर्ष। यहां पर देखा जाए राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, इसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ठीक है, 7 नवंबर को। और इसी उपलक्ष्य में देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, जो अगले 1 साल तक चलेगा। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम का 150वां वर्ष मनाने के लिए 1 साल तक चलने वाले उत्सव का उद्घाटन समारोह 7 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। यानी आज देखा जाए, आज इसका आयोजन आयोजित किया गया था। यहां पर चर्चा करें, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि रहे और यह समारोह 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। 7 नवंबर 2025 से स्टार्ट हुआ और 7 नवंबर 2026 तक ये समारोह चलेगा। चर्चा कर लेते हैं। वंदे मातरम की रचना 7 नवंबर 1875 को, कब, 7 नवंबर 1875 को, जो अक्षय नवमी का दिन था, इसी दिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। यह पहली बार बांग्ला साहित्य पत्रिका बंग दर्शन में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में प्रकाशित हुआ था और 1882 में पुस्तक के रूप में आया था। ठीक है,
ब्रिटिश शासन के दौरान यह गीत भारत के जागरण शक्ति और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक भी बना। चर्चा करें तो गीत में भारत माता को देवी स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसने असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित भी किया। 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि वंदे मातरम, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसको राष्ट्रगान जन गण मन के समान सम्मान दिया जाएगा और इसे राष्ट्रगीत घोषित किया गया। ठीक है, तो ये थी हमारे आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब कुछ सवाल हैं, इन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। डायरेक्टली सवाल आपसे पूछे गए हैं। पहला सवाल क्या है कि डेविड बेकहम का संबंध किस खेल से है जिन्हें हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। दूसरा सवाल क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम किस देश में अवस्थित है। तीसरा सवाल क्या है, दुनिया का पहला पूरी तरह कैशलेस देश कौन सा बना है। और चौथा सवाल क्या है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 4 सवाल है और ये चारों सवाल आपके लिए ही है। इन चारों सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा इस बात को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो पर आधारित जो एमसीक्यू है, उन एमसीक्यू को आप ऐप पर जाकर टेस्ट कर सकते हैं। खुद को टेस्ट करिए, टेस्ट दीजिए, सेल्फ असेसमेंट करिए, वो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की तरह ही है। और साथ साथ में पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उस पीडीएफ को रिवाइज करते रहे, जिससे आपका करंट अफेयर तैयार होता रहे, साथ ही साथ आप अपडेट रहें, डेली अपडेट रहें। ठीक है, और इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।